प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड गए और बहुत जल्द अब वायनाड से भी कहीं और दूसरी सेफ सीट वो खोजेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कांग्रेस के रवैये के कारण ही यहाँ के किसान गरीब होते गए और उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं खत्म होती चली गई। आपको बता दें कि दूसरे चरण के अपने चुनावी प्रचार में, चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी धार बहुत तेज कर दी है और लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। और अब जो पहले चरण में वो जो मुद्दे गिनाते थे, अब वो डिलीवरी यानी कि जो उपलब्धि है सरकार की, उसको लगातार बता रहे हैं। चाहे वो नांदेड़ हो या फिर दक्षिण भारत का कर्नाटक हो, हर जगह वो अपनी उपलब्धि दूसरे चरण के चुनाव के लिए लगातार जनता के बीच में बता रहे हैं। कैमरामैन अभयनाथ के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24। देर से ही सही या यूं कहे कि पहले चरण के मतदान के बाद बिहार में पहली बार कांग्रेस की रैली हुई। राहुल गांधी ने भागलपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल की जो 5 सीटें हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान होने हैं, वो सभी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उस मंच पर मौजूद थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम यानी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और अखिलेश सिंह भी उस मंच पर मौजूद थे। जैसे ही हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, अग्निवीर योजना को हम उखाड़ फेंकेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको 8,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कई अपने 15 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने कई दावा किया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी की जो 400 पार वाली फिल्म है वो पहले चरण के बाद ही फ्लॉप हो गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव को लेकर आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनपद अमरोहा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिलकर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों नेता प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही विपक्षी गठबंधन की ताकत भी दिखाएंगे। दूसरे चरण के पहले चुनावी माहौल बनाने के लिए दोनों नेताओं की संयुक्त सभाएं तैयार की गई हैं। इसके पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अमरोहा में दूसरे चरण में मतदान होना है और कांग्रेस के दानिश अली यहाँ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में 12 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने का उनका सपना कहीं न कहीं रणनीति के साथ गड़बड़ाता नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि जिस तरह से कम वोटिंग परसेंट हुआ है, शायद जनता उनके पक्ष में खुलकर बाहर वोट डालने के लिए नहीं निकली। ऐसे में अब नए सिरे से रणनीति को तैयार करने में बीजेपी जुटी है, ताकि जो 13 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने आगे आ पाएं। यही कारण है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजस्थान के चुनावी दौरे पर आने लगे हैं। इसी के तहत आज अमित शाह भीलवाड़ा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 रोड शो किए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का चित्तौड़गढ़ इलाका भी शामिल है। नहीं, कांग्रेस की कोशिश ये है कि वह अपने जातिगत समीकरण और स्थानीय नेताओं के भरोसे ही इस बार का पूरे चुनाव की रणनीति तय करते हुए लगातार आगे बढ़े। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें बढ़ने का आसार है। उनके बयान को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। दरअसल बारामती में अपनी पत्नी के लिए प्रचार सभा के दौरान अजित पवार ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको फंड दे रहे हैं और आप ज्यादा से ज्यादा ईवीएम का बटन दबाएं, अन्यथा हमें अपना हाथ पीछे खींचना होगा। दरअसल इस बयान को लेकर विपक्ष ने अजित पवार पर हमला तेज कर दिया था। अब उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है। उन्होंने यह बयान बारामती के इंदापुर में अपनी पत्नी सुनित्रा पवार के प्रचार सभा के दौरान दी थी। आपको बताते चले कि बारामती में इस बार पवार परिवार आमने सामने है। एनसीपी के दोनों गुट प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और बारामती की लड़ाई जीतने का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।
कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर बड़ा वार, बोले कंगना बरसाती मेंढक स्थानीय वेशभूषा पहनकर नहीं जीत सकती लोगों का दिल। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत आज यहां पर हैं और कल वह वापस चली जाएंगी। ऐसे में कंगना रनौत बरसात में आने वाले मेंढक की तरह है। कुल्लू के आनी पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आजकल चुनाव प्रचार के दौरान कंगना रनौत जिस तरह से अपनी वेशभूषा पहन रही है उससे ये लग रहा है कि जैसे वह किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। वेशभूषा बदलने से वह स्थानीय लोगों का दिल नहीं जीत सकती और ना ही वे स्थानीय लोगों के दर्द को समझ सकती हैं। विक्रमादित्य सिंह बोले कि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम बहुत अच्छा है और कंगना रनौत भी मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ आई हैं। 2-3 महीने के बाद में फिर से अपना बोरी बिस्तरा लेकर वापस मुंबई की ओर लौट जाएंगी। आजकल उनकी फिल्में कुछ अच्छी नहीं चल रही, इसलिए वो यहाँ पर हैं। राजेश शर्मा, मंडी, न्यूज़ 24। क्या मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ बयानबाजी एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को महंगी पड़ी? क्या मराठा समाज के विरोध के डर से छगन भुजबल को नहीं मिला लोकसभा का टिकट? सवाल इसलिए है क्योंकि छगन भुजबल नासिक के कद्दावर नेता माने जाते हैं और छगन भुजबल ने नासिक से इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। यही कारण है कि महायुति में सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ था, लेकिन अब छगन भुजबल ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है और उन्होंने अपनी दावेदारी वापस लेते हुए ये कहा है कि चूंकि अमित शाह ने उनको समझाया है, इसके लिए वो अमित शाह का धन्यवाद करते हैं। जानकारों का यहाँ तक कहना है कि चूंकि छगन भुजबल ने मराठा समाज और मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ बयानबाजी की थी, मराठा समाज उनसे खासा नाराज था। यही कारण है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उनको पीछे हटने के लिए कहा गया। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। गुजरात में 7 तारीख को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई पूरी। गुजरात की तमाम 26 सीटों के लिए 544 नामांकन हुए दाखिल। वहीं क्षत्रियों के रूपाला के खिलाफ आंदोलन पार्ट 2 की हुई शुरुआत। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी सहित अन्य पक्षों ने कुल मिलाकर 544 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है और इसी दिन तय हो पाएगा कि कुल कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। आज भरे गए तमाम नामांकन की जांच की जा रही है। इन 544 में से महज 30 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया है। इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 25 नामांकन कम दाखिल हुए हैं। अब की बार सबसे ज्यादा अहमदाबाद पूर्व से 44 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज कराई है, जबकि सबसे कम बारडोली में सिर्फ 9 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज की है। पारा की टिप्पणी के विरोध में कल हुई क्षत्रिय समाज की बैठक में आंदोलन के दूसरे चरण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, जिसके तहत क्षत्रिय समाज अब पूरे गुजरात में बीजेपी के खिलाफ अपना आंदोलन को और ज्यादा उग्र बनाएगा। गांव-गांव जाकर लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए अपील की जाएगी। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में हमेशा से लगातार जब भी चुनाव होता है हिंसा की गतिविधियां देखी जाती है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण में जिस तरह से चुनाव हुआ उसमें हिंसा देखा गया और सबसे ज्यादा कुछ बिहार में हिंसा की गतिविधियां देखी गई। राज्यपाल पश्चिम बंगाल के सीबी आनंद बोस ने हिंसा को कैसे रोका जाए, दूसरे चरण का जो मतदान है उसमें हिंसा की गतिविधियों को कैसे रोका जाए, इसको लेकर राज्यपाल पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और राज्यपाल ने जिस तरह से कुछ बिहार जाने की अपनी यहाँ उम्मीद जता रहे थे, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नहीं जाने दिया और अब राज्यपाल राजभवन में देखे किस तरह से यहाँ पे पीस रूम, जो शांति का जो रूम है, इसको यहाँ पे खोल रखा है। लगातार राज्यपाल की इसमें पूरी निगाह रहेगी और राज्यपाल यही राजभवन से मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग जो चुनाव हो रहा है हिंसा की गतिविधियों को बर्दाश्त न किया जाए और जिनकी शिकायत हो सीधा राज्यपाल को राजभवन में लिखकर भेज सकते हैं। जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान यहाँ पे दार्जिलिंग, रायगंज और बलूरघाट में होना है, यहाँ पे कैसे हिंसा को रोका जाए इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। आबकारी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। दरअसल मनीष सिसोदिया की तरफ से 2 याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें एक अंतरिम राहत की थी जिसे वापस ले लिया गया। हालांकि उस याचिका में मनीष सिसोदिया ने मांग की थी कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना है तो इसके लिए उन्हें अंतरिम राहत दी जाए, अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन वो याचिका आज वापस ले ली गई। इसके अलावा जो रेगुलर बेल थी
उस पर भी कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जिसके बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से दलीलें रखी गई और दोनों ही जांच एजेंसियों ने अपनी दलीलों में यही कहा कि इसी कोर्ट ने माना है कि मनीष सिसोदिया किंगपिन है और ये बाहर निकलकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अलग अलग जो है एप्लीकेशंस लगाई जा रही है, जिसके चलते देरी हो रही है। तो बहरहाल दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया और 30 अप्रैल को अब मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उस पर फैसला आएगा। नितिन के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प इस बार नजर आ रहा है। हालांकि 25 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इस सीट के लिए अपने नामांकन दाखिल किए हैं, लेकिन असल मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी के बीच माना जा रहा है। एक तरफ जो इंडिया अलायंस के दोनों पार्टनर रहे हैं और अभी भी है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रही है, तो वही दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कद्दावर गुजर नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा है। उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन इस सीट पर है। तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी ने इसमें अपने प्रत्याशी जफर इकबाल मनहास को मैदान में उतारा है और माना जा रहा है कि अपनी पार्टी को बीजेपी का भी समर्थन है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। कैमरामैन मुजुबर रशीद के साथ आसुफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। बर्फ पिघलने के साथ ही पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और हमारे बहादुर जवानों के होते हुए अभी तक पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी किसी भी अपनी घुसपैठ वाली कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यह भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में खलल डाली जा सके और पाकिस्तान का यही मकसद है कि जो आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उन आतंकियों को सीमा पार से ये संदेश दिया जा रहा है कुछ करो या मरो, लेकिन वो तमाम आतंकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों की गोली के आगे मारे जा रहे हैं। यानी भारतीय सेना के जवान हो या दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, उन्हीं के साथ बीडीसी के मेंबर जो हैं, उनकी यही तमाम कोशिश है कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में शांति कायम रहे और पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम है वो बिल्कुल अंतिम चरण में इस समय चल रहा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक इसको जो है वो बना करके तैयार कर लिया जाएगा। कल जो एयरक्राफ्ट AV300 को करीब आधा घंटे तक एयरपोर्ट के ऊपर उड़ाया गया, वहीं रनवे चेक किया गया और एयरक्राफ्ट के जितने भी सिग्नल्स थे उनको भी पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेक किया गया कि रनवे और तमाम जो इक्विपमेंट वहां पर लगाए गए हैं वो सही से सिग्नल दे रहे हैं या नहीं। बताया जा रहा है कि ये करीब 1334 हेक्टेयर में इस एयरपोर्ट को बनाया गया है और 3900 मीटर का करीब जो है ये रनवे होगा। फिलहाल इस एयरपोर्ट को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बहुत तेज़ी दिखाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट को जल्दी चालू करके क्षेत्र की जनता और देश को ये सौगात देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रफीक के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा। सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद भी कुछ असामाजिक तत्व बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार के दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक की गई एक ऑनलाइन कैब सलमान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कैब ड्राइवर जब सलमान के घर पहुंचा और उसने बुकिंग करने वाले का नाम लॉरेंस बिश्नोई बताया तो सलमान के वॉचमैन ने तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बांद्रा पुलिस ने जब ओला कैब ड्राइवर से पूछताछ की तब पता चला कि कैब ऑनलाइन बुक किया गया था। पुलिस ने जब बुकिंग नंबर को ट्रेस किया तो गाजियाबाद के रहने वाले 20 वर्षीय रोहित त्यागी का नंबर निकला। बांद्रा पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया और त्यागी को पता लगाया। पुलिस ने त्यागी को आईपीसी की धारा 505 और 290 के तहत गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने जब त्यागी से पूछताछ की तो पूछताछ में उसने बताया कि सिर्फ मौज मस्ती के लिए उसने ये हरकत की थी, लेकिन यह मजाक उसको काफी भारी पड़ गया और अब वो सलाखों के पीछे है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कश्मीर घाटी में मौसम के अंदर असामान्य बदलाव लगातार देखा जा रहा है। घाटी में अभी के गर्मी के मौसम के दौरान यहाँ बारिशें और बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 2 दिनों तक कश्मीर घाटी में मैदानी इलाकों में भीषण बारिश देखने को मिली, तो वही दूसरी तरफ जो
दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाके और खासतौर पर मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाके हैं, यहाँ कल देर रात को काफी भीषण बर्फबारी देखी गई। इसके अलावा मत्सिल, गुरेज जैसे इलाकों में भी बर्फबारी हो गई और अप्रैल के आखिरी दिनों में इस तरह से घाटी के अंदर बर्फबारी का होना यहाँ काफी असामान्य माना जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि घाटी के अंदर मौसम में ये असामान्य बदलाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है और इसके चलते घाटी में ठंड का माहौल भी काफी ज्यादा हो गया है और लोग जो है दोबारा से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसुफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। रांची, झारखंड में कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर सभी के मैनिफेस्टो को मिलाकर एक साझा मैनिफेस्टो बनाया जा सकता है, अगर सभी की सहमति बनी, क्योंकि पहले इस पर सहमति नहीं बनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सहमति बन रही है और एक साझा घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्यायों की बात की है। इनमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय की बात शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम वोटर को अभी खास ख्याल रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जो घोषणा पत्र जारी किया है उसकी कई चीजें कांग्रेस के न्याय पत्र से मिलती जुलती है। वहीं आरजेडी की जो परिवर्तन पत्र है, जो उनका मैनिफेस्टो है परिवर्तन पत्र के नाम से, उसमें भी कई चीजें जो हैं वो मिलती जुलती हैं। तो ऐसे में साझा घोषणा पत्र, इंडिया मैन अलायंस का एक साझा घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। कैमरामैन रविंद्र ढिल्लन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम आज घोषित हो गए हैं। यूपी बोर्ड के 12वीं में सीतापुर के रहने वाले शुभम वर्मा ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर बागपत के विष्णु चौधरी, तीसरे स्थान पर अमरोहा के काजल सिंह। वहीं सीतापुर की रहने वाली प्राची निगम ने हाई स्कूल में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर फतेहपुर के रहने वाले दीपक सोनकर ने, तीसरे स्थान पर सीतापुर की रहने वाली नव्या सिंह। माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 10वीं में 89.55%, 12वीं में 82.60% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में 55 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हुए थे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में नकल को लेकर सख्ती बढ़ने की वजह से 3,24,008 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था। लड़कियों ने हमेशा की तरह लड़कों से बेहतर रिजल्ट दिया है। खास बात यह है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के दोनों ही टॉपर सीतापुर के रहने वाले हैं। प्राची निगम भी सीतापुर की है, शुभम वर्मा भी सीतापुर के रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।